हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 करवाया था। अगर आपको वो अच्छे समझ आ गया तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर नहीं आया, कोई डाउट है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम अपना स्टार्ट करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ये भी क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की तरह ही एक क्या है, पॉलिसी है। जैसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की एक पॉलिसी थी, सिमिलरली वैसे ही ये पॉलिसी। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इस पॉलिसी में क्या है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 क्या है, भारत की स्वतंत्रता के बाद की युग की सबसे प्रसिद्ध नीतियों में से एक है। यानी कि जब भारत क्या है आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद क्या सबसे ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध थी ये वाली पॉलिसी। ठीक है, तो उनमें से ही ये एक है। इस समय यह रियलाइज़ किया गया, ये महसूस किया गया कि देश एक ऐसे स्टेज पर है, कंट्री एक ऐसे स्टेज पर है जहाँ शिक्षा को लेकर बहुत बड़े डिसीजंस या फैसले लिए जाने थे, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मतलब कि शिक्षा के अंदर क्या करने थे, हमने चेंजेस लेके आने थे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम को देखते हुए। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से जनवरी 1985 में घोषणा की गई कि नई शिक्षा नीति बनाई जाएगी, कि शिक्षा को लेकर एक नई नीति बनाई जाएगी और देश भर के एक्सपर्ट्स या विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे। ठीक है, आगे है NPE 1986 में बजट सेशन 1985 के दौरान डिस्कस किया गया। जो बजट सेशन था, अभी इसके अंदर बजट क्या रखना है, तो वो कब अब देखो नेक्स्ट ईयर हमने ये पॉलिसी को लेके आना था, तो 1985 यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्या किया, बजट को निर्धारित किया गया कि क्या रखना है, कैसे मतलब डिस्कशन किया गया। ठीक है, और उस समय के युग में क्या कौन थे प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी थे। ठीक है, तो उस समय के मुख्य मुद्दे, यानी कि ये पॉलिसी क्यों बनाई गई, किन इश्यूज को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। ये पॉलिसीज इसलिए बनाई गई कि इक्वालिटी पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसको इक्वल करना, सभी लोगों की जो जनसंख्या है उसको इक्वालिटी लेके आना पॉपुलेशन के ऊपर देखते हुए। ठीक है, रूरल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, मिनॉरिटीज़ का मतलब होता है कि अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या अभी कम है, जिन जाति के लोगों की संख्या कम है, उनकी एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एटसेट्रा आदि थे, जिनमें आने वाले वर्षों में सुधार की आवश्यकता थी, कि इनमें क्या है, आने वाले समय के अंदर इनके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लेके आने थे, इसलिए क्या बनाई गई थी, ये नीति बनाई गई थी। इसके अंतर्गत 23 टास्क फोर्स का गठन किया गया और प्रत्येक को NPE के अनुसार एक विशेष कार्य सौंपा गया। मतलब कि इसके अंदर 23 मेंबर्स बनाए गए, जिसको हर एक मतलब कि NPE के अंदर जितने भी कार्य थे, हर एक को अपना अलग अलग कार्य सौंपा गया। 23 टास्क फोर्स ने जुलाई 1986 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। ठीक है, तो जुलाई में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। जो ये गठन बना था, ये जो पॉलिसी, ये जो फोर्स का गठन किया गया था, इन्होंने क्या किया, 1986 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, और NPE 1986 को ओवरऑल 1992 में अमेंडेड किया गया। यानी कि इसके अंदर क्या है, संशोधन किया गया, इसके अंदर फिर दोबारा बदलाव लाए गए और उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन या POA 1992 के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो POA है, ये भी हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के वीडियो में हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ही डिस्कस करेंगे इन डीपली। ठीक है, तो टास्क फोर्स में कौन कौन इंक्लूड थे, एजुकेशनिस्ट इन्वॉल्व थे। ठीक है, एक्सपर्ट्स थे, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग गवर्नमेंट मतलब थी। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, अलग अलग एजुकेशनिस्ट को, एक्सपर्ट्स को इंक्लूड किया गया। जो लेट राजीव गांधी जी ने कहा कि देश को नई शिक्षा नीति की जरूरत है, जो देश में आर्थिक और वैज्ञानिक विकास लाएगी और 21वीं सदी के लिए तैयार करेगी। मतलब कि देश के अंदर क्या है, शिक्षा को लेकर एक चेंजेस किए जाने हैं, उनके लिए एक नीति बनाई जानी है, जिसके लिए जिससे क्या बेनिफिट होगा, कि वो देश को 21वीं सदी के लिए क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्यों लाई गई, इसका क्या मोटिव था, इसके अंदर कैसे बजट सेशन कब निर्धारित किया गया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, कितने लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। स्पेशली इसके अंदर 23 टास्क फोर्स का गठन किया गया था और हर एक को अपना अपना कार्य सौंपा गया था। ठीक है, अब
आगे हम देखते हैं कि 23 टास्क फोर्स दी सब्जेक्ट गिवन टू द टास्क फोर्स वेयर एज फॉलोज, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट गिवन थे टास्क फोर्स के लिए, ठीक है, क्या क्या उनको दिया गया था। तो एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी के ऊपर एजुकेशन लेके आनी थी, ठीक है, एजुकेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड सेक्शंस, मिनॉरिटीज एजुकेशन, मेकिंग द सिस्टम वर्क। अभी हम इसको डिटेल में रीड आउट करेंगे, फिलहाल आप पॉइंट्स को एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि मिनॉरिटीज एजुकेशन, मेकिंग द सिस्टम वर्क, कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड, अडल्ट एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसके अंदर इंक्लूड किया गया था नॉन फॉर्मल एजुकेशन को एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। आगे सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदया विद्यालय, आगे है वोकेशनलाइजेशन, हायर एजुकेशन, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, open university and distance learning, technical and management of education, the cultural perspective and implementation of language policy, media and educational technology जिसमें इंक्लूड किया गया यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। अब देखो एजुकेशनल की टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, तो कंप्यूटर्स क्या है, इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। De-linking degrees from jobs and manpower planning, sports, physical education and youth, management of education, evaluation process and examination reform, टीचर्स एंड देयर ट्रेनिंग, रूरल यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स। अब देखो हमने क्या रीड किया था, हमने रीड किया था कि इसके अंदर 23 टास्क फोर्स का गठन किया गया, तो डैट मीन्स पॉइंट्स भी कितने गिवन है हमारे पास 23, ठीक है, यानी कि 23 ही पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, गिवन होंगे, बिकॉज हर एक पर्सन को क्या किया गया, अपना अपना कार्य, हर एक को अलग अलग कार्य सौंपा गया, ठीक है। तो आपने पॉइंट सभी रीड करने हैं, सभी अच्छे से लर्न करनी है, बट इनको जब आप डिफाइन करोगे एग्जाम में तो 10 to 11 पॉइंट्स इनफ है आपके लिए, ठीक है। बट अगर आप कहोगे कि मैम नहीं हमें और भी पॉइंट्स करने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिलहाल मैं आपको 11 पॉइंट्स ही डिस्कस करवाऊंगी, 10 to 11, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो आपका एग्ज़ाम आता है वो क्या है 40 मार्क्स का आता है, तो 40 मार्क्स के अंदर 8 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। अगर आपका ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के अंदर आता है तो आपके लिए जो लेंथ है इतनी मेजॉरिटी है, ठीक है, इससे ऊपर आपने नहीं लिखना एग्ज़ाम के अंदर। तो आज हम इतने ही पॉइंट डिस्कस करेंगे। देन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैम हमें और भी पॉइंट्स करने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए और भी पॉइंट्स बना दूंगी, ठीक है। और अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वो भी मैं आपको PDF अपलोड करवा दूंगी, ठीक है, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए कि आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं मैं अपलोड करूँगी। आगे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या था, एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी। बाय मिस्टेक मैंने जो पॉइंट्स हैं उनको चेंज कर दिया, अलग अलग उनकी जो सीक्वेंस थे उनको चेंज कर दिया था, तो फर्स्ट पॉइंट में ये डिफ़िकल्टी आई थी मुझे, मतलब डिफ़िकल्टी नहीं आई थी कि मैंने बाय मिस्टेक इसको पॉइंट को चेंज कर दिया था। तो पहले हम एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी के बारे में ही रीड करेंगे। अरे वाह, ये तो वही वाला पॉइंट निकल गया, एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने लड़कियों के लिए एलिमेंट्री यानी कि प्राथमिक शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि सार्वभौमिकरण की आवश्यकता पर बल दिया, यानी कि लड़कियों के लिए क्या है, प्राथमिक शिक्षा सभी को प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था कि लड़कियों के लिए शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जाती थी, उन्हें घर पर रह के काम करवाया जाता था, सभी लोगों का यही मानना होता था कि लड़कियों को एक दिन घर से चले जाना होता है, इसलिए उनकी जो शिक्षा पर किया गया निवेश है वो क्या वेस्ट है, तो इसलिए वो क्या करते थे, अपनी लड़कियों को एजुकेशन नहीं देते थे। तो इनका मेन मोटिव क्या था कि उन्होंने लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि सार्वभौमिकरण की आवश्यकता पर बल दिया कि ये बहुत ज़रूरी है। अडल्ट एजुकेशन, अब इन्होंने क्या कहा कि जिन लड़कियों ने प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लिया उनके लिए अडल्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड करना जरूरी है, ठीक है, तभी वो क्या करेंगे, अपने समाज में योगदान दे पाएंगे। वोकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल एजुकेशन में महिलाओं की पहुंच को बढ़ाया जाए। इन्होंने कहा कि व्यवसाय के अंदर भी क्या है, महिलाओं की पहुंच को बढ़ाया जाए। प्रॉपरली सेल्स यानी कि उचित सेल्स की स्थापना की जाए ताकि उन्हें अधिकार सुरक्षित, ताकि उनके अधिकार जो है वो सुरक्षित रहें। देश की महिलाओं को सशक्त
आत्मनिर्भर बनाने के लिए या सशक्त या आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था को सक्षम बनाना, मतलब कि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना कि जो देश की महिलाएं वो क्या कर पाएँ, आत्मनिर्भर बन पाएँ। ठीक है, तो इन्होंने एजुकेशन में क्या वुमेन्स इक्वालिटी को लेके इन्होंने क्या क्या बोला है कि लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इन्होंने अडल्ट एजुकेशन के बारे में बात की। देन उसके बाद इन्होंने, अब देखो लड़कियों ने अडल्ट एजुकेशन ले ली तो उनके लिए क्या है, व्यवसाय के लिए भी बात की गई, ठीक है, उनके जो अधिकार है उनको भी सुरक्षित रखने के लिए बात की गई, उनके लिए ताकि उनमें क्या आए, आत्मविश्वास आए, ठीक है। तो उनको भी ऐसी व्यवस्था ही हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। एजुकेशन के थ्रू हमने ऐसे ही चीज़ को लेके आना है कि लड़कियां क्या कर पाएँ, सेल्फ डिपेंड बन पाएँ, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट था, एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड सेक्शन, ये सेकंड नंबर पर ही है, ठीक है। तो फर्स्ट और जो कौन सा पॉइंट था, ये 8th, इनके अंदर थोड़ा सा क्या है, सीक्वेंस के अंदर चेंज हो गया, बट कोई बात नहीं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पेज पे मैंने आपको लिखवाए हैं ना पॉइंट्स, वैसे ही मैं आपको डिफाइन करूँगी, ठीक है। तो एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड सेक्शन, तो इन्होंने क्या कहा कि SC ST की एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि जो SC, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग थे, उनकी जो लिटरेसी रेट था उनका क्या था, SC वालों का 21.38 और ST वालों का 16.35 था, ठीक है। और 1981 की जनगणना के अनुसार गैर SC और ST, मतलब कि जो SC के अंदर नहीं थे, ST के अंदर नहीं थे, उनकी साक्षरता दर यानी कि उनका लिटरेसी रेट कितना था, 41.20 था, ठीक है। इसलिए पहला कदम क्या था, इस अनुपात को बराबर करना था, मतलब कि SC और ST वालों को भी क्या है, इनके इक्वल लेके आना था। और महिलाओं का लिटरेसी रेट, नेक्स्ट क्या है, महिलाओं का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर उपरोक्त श्रेणियों के अनुसार, यानी कि SC ST और गैर SC ST, ठीक है। तो उनके अंदर क्या था कि 10.93, SC वालों का 8.04, ST वालों का, उपरोक्त श्रेणियाँ यानी कि जो यहाँ पे श्रेणियाँ मेंशन की गई है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग बता रहे हैं ये। एंड 29.43 क्या है, गैर SC ST था, ठीक है। तो उस समय यह भी माना गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए कुल नामांकन दर ज़्यादा थी, ठीक है, सॉरी सामान्य से कम थी, मतलब कि लोग बच्चे क्या थे, उनका नाम कम दर्ज हो रहा था और ड्रॉप दर, मतलब कि वो एडमिशन नहीं ले रहे थे, वो दर ज़्यादा थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या कहा कि एक था कि ड्रॉप दर को कम करना है और नामांकन दर को बढ़ाना है, यानी कि बच्चों की जो एक्सेस है, बच्चों की जो पहुँच है, वो स्कूलों के अंदर बढ़ानी है, एनरोलमेंट करवाना है, ठीक है। इन श्रेणियों के लिए शिक्षा को प्रेरित करने के लिए इन श्रेणियों से ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यानी कि अब देखो इन श्रेणियाँ, यानी कि SC और ST के जो बच्चे थे या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे थे, उनके लिए क्या कहा गया कि उनकी ही कास्ट, उनकी ही कैटेगरी के जो महिलाएं हैं या जो अध्यापक, जो पुरुष वर्ग है, उनकी क्या है, शिक्षकों के तौर पे उनकी नियुक्ति की जाए, उनकी भर्ती की जाए, ताकि इनकी जो जनरेशन है, इनकी जो कैटेगरी है, उनको मोटिवेट मिल पाए, उनको ये लग पाए कि हमारी ही कैटेगरी के जो टीचर्स हैं वो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और इससे अभिप्रेरित होकर, इससे मोटिवेट होकर वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, ठीक है। देन उसके बाद है कि जिला मुख्यालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर SC और ST के लिए जो ये थे, उनके लिए क्या हॉस्टल्स के फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिनॉरिटीज़ एजुकेशन। इसमें क्या है कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर के संरक्षण और अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार की गारंटी देते हैं, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। मतलब कि जो अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम थी, उनके अंदर क्या है कि वो अपनी लैंग्वेज हो, अपनी संस्कृति को क्या कर पाएँ, संरक्षित कर पाएँ, और अपनी पसंद के कोई भी शैक्षणिक संस्थान जहाँ पर शिक्षा प्रोवाइड की जाती है उनकी स्थापना कर पाएँ और प्रशासन करने का अधिकार की गारंटी दे पाएँ, प्रशासन करने के अधिकार की गारंटी दे पाएँ, चाहे वह धर्म या भाषा किसी पर भी आधारित हो, ठीक है। तभी इनकी क्या है, इनकी जो संख्या है वो बढ़ेगी। NPE यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान किया था, ठीक है। जिनकी संख्याएं कम थी, अल्पसंख्यक थे, उनकी क्या समस्याओं को सुलझाया। सभी अल्पसंख्यक जो
चाहे वह किसी भी धर्म या भाषा पर ही आधारित हो, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनको चलाने यानी कि संचालित करने का भी अधिकार होगा। स्थापित तो वो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उनको चलाने का, संचालित करने का भी अधिकार होगा। आगे है शैक्षिक रूप से पिछड़ी अल्पसंख्यकों, यानी कि जो शिक्षा के रूप में क्या है, पिछड़ी हुई हैं, उनके छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएं शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय कॉलेजों को सहायता देने के लिए यूजीसी स्कीम चलाई गई, मतलब कि उनको ग्रांट दी जाएगी, ठीक है। एनसीईटी द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के टीचर्स, मैनेजर्स, प्रिंसिपल्स, इनको टाइम टू टाइम क्या ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है, ताकि ये क्या है, अच्छे से इनकी जो संख्या है इनको बढ़ा पाए, इनको शिक्षित कर पाए, ठीक है। इनके जो संस्थानों के अंदर जो टीचर्स थे, मैनेजर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, इनको क्या टाइम टू टाइम इनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद है मेकिंग द सिस्टम वर्क। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के लिए डिटेल्स, मैकेनिक्स, फंड अरेंजमेंट पर काम करना है, मैन पावर प्लानिंग एंड डिमांड फोरकास्टिंग। टाइम टू टाइम पाठ्यक्रम को चेक किया जाना था और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसे हो रही है उनके लिए समय समय पर मॉनिटरिंग की जानी थी, मॉनिटरिंग होनी थी कि टीचिंग पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम को क्या है टाइम टू टाइम चेक करना था, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो चल रही है वो कैसे हो रही है, उनको भी टाइम टू टाइम उनकी मॉनिटरिंग की जानी थी, ठीक है। डेटाबेस एंड इवैल्यूएशन प्रणाली को भी मजबूत करना। नेक्स्ट है कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसमें क्या है कि जाति, पंथ को मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कि क्रीड या स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, मतलब कि बिना किसी आधार पर कंटेंट कैसा होना चाहिए, प्रोसेस कैसा होना चाहिए स्कूल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। तो कंटेंट कैसा होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के बच्चों को इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। सीखने की जो प्रक्रिया है उसको एंटरटेनिंग बनाना चाहिए, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। पूरे देश में शिक्षा में समान पाठ्यक्रम ढांचे के पैटर्न को अपनाना चाहिए, मतलब कि एजुकेशन के सभी के लिए इक्वल होनी चाहिए। बेटरमेंट के लिए नई परीक्षा सुधारों को स्वीकार किया जाना चाहिए कि हमने परीक्षा के अंदर क्या क्या सुधार करने हैं, इनको देखना है, ठीक है। यह ध्यान में रखते हैं कि हमारे देश संस्कृति में विविधतापूर्ण है, यानी कि सभी की संस्कृति क्या अलग अलग है, तो हमें सभी का सम्मान किया जाना चाहिए, शिक्षा में शामिल किया जाना और सभी शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, शिक्षा को अधिक सांस्कृतिक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। पर इसमें क्या है कि हमारे देश में क्या है, सभी लोग जो हैं वो अलग अलग संस्कृति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और शिक्षा जब हम लेते हैं तो स्कूल के अंदर क्या अलग अलग जाति के, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्मों के लोग क्या है स्कूलों में एजुकेशन को लेने आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर जाति को लेकर, धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर एजुकेशन दी जा रही है, ठीक है। सभी को इक्वल लेके चलना है, किसी के भी कल्चर को लेके कोई भेदभाव नहीं करना है या किसी पर्टिकुलर कल्चर को इन्वॉल्व नहीं करना है, सभी का सम्मान करना है, किसी के अगेंस्ट कोई भी बात नहीं बोलनी है, ठीक है। तो सभी को इक्वली हमने ऐसे ही एजुकेशन को प्रोवाइड करना है, ऐसे ही एजुकेशन के अंदर कंटेंट लेके आना है कि सभी क्या करें, अपने आप को इक्वल माने, ठीक है। किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना है। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड। यह पाया गया है कि हैंडीकैप्ड, ठीक है, हैंडीकैप्ड के लिए शिक्षा में मात्रात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से सुधार किए जाने चाहिए, मतलब कि एजुकेशन में के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रूप से ही इम्प्रूवमेंट लाई जानी चाहिए। उन्होंने हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड शिक्षा की सिफारिश की जब तक कि उनके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता न हो पाए, यानी कि जब तक उनके लिए कोई अलग से कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोले जाएं तब तक उनको क्या है इंटीग्रेटेड शिक्षा यानी कि सभी के साथ में शिक्षा की सिफारिश की गई, ठीक है। स्कूलों में नियुक्ति के लिए हैंडीकैप्ड की पहचान, निदान और मूल्यांकन का प्रावधान होना चाहिए, मतलब कि स्कूलों में लेके आने के लिए क्या है, जो हैंडीकैप्ड बच्चा है उसकी क्या करनी है कि हमने पहचान करनी है, उसको निदान करना है, उसका मूल्यांकन, डायग्नोस करना है, ठीक है। रेमेडीज़ हम अगर चाहें, अगर वो कम हैंडीकैप्ड है तो उसको थोड़ी बहुत ही रेमेडीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षकों, प्रबंधकों और अन्य स्कूलों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तो अब देखो, जो भी अब नॉर्मल अगर स्कूल के अंदर बच्चा क्या कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है, एक हैंडीकैप्ड बच्चा, तो उन सभी को क्या है, उन सभी के लिए भी ट्रेनिंग देना कि वो कैसे बच्चे के साथ डील करें। बच्चों की बेहतर सहायता के लिए SCRT, DTETs,
सब डिविजनल और ब्लॉक लेवल पर विशेषज्ञों का विकास करना, मतलब कि क्या है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको क्या करना, उनका डेवलपमेंट करना, उनको विकसित करना। तभी अगर वो नहीं होंगे तो इनको इम्प्रूवमेंट इनके अंदर कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो विशेषज्ञ जो हैं इनकी, उनका क्या करना है, विकास करना। नेक्स्ट है अडल्ट एजुकेशन। आज़ादी के बाद ये माना गया कि लिटरेसी प्रोग्राम देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अडल्ट एजुकेशन यानी कि साक्षरता जो है वो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। 1951 और 1981 तक साक्षरता तक का प्रतिशत के 16.67% से बढ़कर 36.27% हो गया, ठीक है। और यह भी कहा जा सकता है कि निरक्षर लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, मतलब कि जिनको कुछ नहीं आता था, जो अनपढ़ थे, उनकी की संख्या में वृद्धि हुई, ठीक है। महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब थी इस समय, क्योंकि 57% क्या है, उनकी स्थिति जो थी वो ख़राब थी, उनको एजुकेशन नहीं दी गई थी, ठीक है। तो न्यू नेशनल पॉलिसी ऑफ एडल्ट एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि 15 से 35 आयु वर्ग की जितनी भी संख्या है उनको कितनी संख्या, 100 मिलियन थी, लगभग 100 मिलियन संख्या थी, जिनको क्या है, साक्षरता सहित शिक्षा प्रदान करनी थी, मतलब कि उनको क्या एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी, जो भी 15 से 35 वर्ष की उम्र के थे, ठीक है। तो कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या है कि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स का रीऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है एग्जिस्ट हैं, जो मौजूदा कार्यक्रम है उनका क्या दोबारा से उनका पुनर्गठन करना। साइंस, टेक्नोलॉजी, पेडागोजी के नए विषयों को भी अपनाया जाए। अडल्ट एजुकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, साइंस जैसे विषयों को भी लेके आएंगे, उनको भी अपनाया जाए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बिकॉज हम एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी हम कर चुके हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। और 8 पॉइंट हमारा क्या था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें क्या कि राज्य सरकार और नए नगर पालिकाओं के प्री प्राइमरी स्कूलों, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी जैसी जो संस्थाएं हैं, डे केयर सेंटर आदि जैसी पहले से चल रही सेवाओं को संशोधित और मजबूत किया जाना चाहिए। मतलब कि ये जो छोटे बच्चों के लिए जो एजुकेशन हम देते हैं उनको क्या करना है, उनको मॉडिफाई करना है और पहले से और भी ज़्यादा मजबूत करना है, ठीक है। और सुधार के लिए अतिरिक्त देखभाल की जानी चाहिए। उचित मूल्यांकन एवं निगरानी होनी चाहिए कि टाइम टू टाइम क्या मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है। देखभाल होनी चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए कि एजुकेशन जो है वो बच्चों को सही से प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही। देन उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में जिसमें क्या इंक्लूड था, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। स्कूली शिक्षा के साथ साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है जो स्कूल में शिक्षा नहीं दी जा रही, ठीक है, को बढ़ावा देना था, जिन्होंने किन्हीं कारणों स्कूल छोड़ दिया है, ठीक है। मतलब जो बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते, जिन्होंने किन्हीं कारणों से स्कूल छोड़ दिया है, उनको क्या है, इंक्रेज करना था, उनको बढ़ावा देना था, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोलर पैक्स का नॉन फॉर्मल एजुकेशन, NFE को मैंने शॉर्ट फॉर्म में, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है NFE, ठीक है, सेंटर्स में उपयोग किया जाता था ताकि बिजली की कोई भी दिक्कत ना हो। ऑडियो विजुअल एड्स, रेडियो, कैसेट्स आदि का उपयोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, मतलब जो केंद्र है, उनको सीखने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए किया जाना था, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यक विशेषताएं की जो ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, करिकुलम डाइवर्सिटी होनी चाहिए, सीखने की गतिविधियों में विविधता, ताकि उन्हें लर्नर्स की ज़रूरतों से जोड़ा जा सके, जो सीखने वाले जो शिक्षार्थी हैं उनकी ज़रूरतों से जोड़ा जा सके। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए एजेंसीज अपने अलग अलग मॉडल बना सकती है, जो सबसे अच्छा, जो सुइटेबल मॉडल लगता है उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट उसके बाद है, इसी के अंदर इन्वॉल्व है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इंक्लूडिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या आएगा, या OB भी बोल सकते हैं हम इसको, इन शॉर्ट में शिक्षा में निम्नलिखित चीज़ों के उपयोग की कल्पना करता है। 2 बड़े कमरे जो हर मौसम में पढ़ाई के लिए उपयोगी हो, ठीक है, ऐसे होल कमरे होने चाहिए। पहले एजुकेशन क्या है, बिल्कुल खुले ग्राउंड में दी जाती थी, तो इन्होंने क्या कहा कि 2 बड़े कमरे होने चाहिए जो कि हर मौसम के लिए एप्लीकेबल हों। आवश्यक खिलौने या खेल सामग्रीज होनी चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्राथमिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है, खिलौने, खेल सामग्री भी होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होनी चाहिए, मैप्स होनी चाहिए, चार्ट्स एंड अदर लर्निंग मटेरियल होना चाहिए।
नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन या नवोदय विद्यालय। इसमें कई शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को माना गया, बिकॉज इसके बाद ही क्या करता है बच्चा अपने करियर को डिसाइड करता है। इसलिए सेकेंडरी एजुकेशन का वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि व्यापार के लिए बच्चों को ये क्या करता है, तैयार करता है। वोकेशन के लिए बच्चे को सेकेंडरी एजुकेशन तैयार करती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, एडिशनल क्लासरूम्स होने चाहिए। शारीरिक विकास के लिए प्राप्त खेल के लिए मैदान, अन्य सहायता प्रणाली को अच्छी तरह से बनाए रखा जाना चाहिए और समय समय पर अप टू डेट किया जाना चाहिए। नई शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या है, संशोधन किया जाना चाहिए, यानी कि जो करिकुलम है उसके अंदर चेंजेस लेके आने चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुंच सुनिश्चित करने के कार्यक्रम का विस्तार किया जाना चाहिए, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या है बच्चे ले, इसके लिए क्या है बच्चों की पहुंच को बढ़ाने के लिए इसके अंदर कार्यक्रम किए जाने चाहिए। ठीक है। नवोदय विद्यालय में क्या कि हर जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। इन स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्रों यानी कि रूरल एरियाज़ के बच्चों के लिए 75% आरक्षण होना चाहिए कि बच्चे क्या है आरक्षित करें उनके लिए, मतलब कि क्लासेस में सीटें होनी चाहिए। SC/ST छात्रों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। इन स्कूलों में रहना खाना समेत पढ़ाई भी मुफ्त होनी चाहिए। ये जो एजुकेशन जो नवोदय विद्यालय ये क्या है CBSE के अंदर आता है, यानी कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से क्या संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है वोकेशनलाइजेशन। इसमें क्या है, हायर सेकेंडरी स्तर पर प्रवेश करने वाले छात्रों की आबादी का केवल 2.5 ही अब तक व्यवसायीकरण द्वारा कवर किया गया है, मतलब कि जिनको व्यवसायीकरण दिया गया है, जिसे NCERT द्वारा 1976 में शुरू किया गया। वोकेशनल स्ट्रीम में वर्तमान प्रवेश संख्या 72,000 है। पुअर मैनेजमेंट, फंडिंग, टीचर, सपोर्ट सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट आदि जैसे कारकों के कारण शिक्षा का व्यवसायीकरण सफल नहीं हुआ। मतलब कि इन सभी के कारण क्या है, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है उसको हम सफल नहीं कर पाए हैं। वोकेशनलाइजेशन है उसको क्या है उद्योगों से जोड़ना है। ठीक है। तो ये जो था हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको 10 to 11 पॉइंट्स कवर अप करवाऊंगी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको और भी पॉइंट्स करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतने पॉइंट्स आपके लिए इनफ हैं, चाहे आप 16 मार्क्स में भी लिख के आते हो, और अगर आप इन सभी पॉइंट्स को लिखते हो जो मैंने आपको मैंशन किए हैं तो आपके लिए तब भी इनफ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 मार्क्स के अंदर हमने सिर्फ 5 to 6 पेजेस को कवर अप करना होता है, तो इतने पेजेस आपके इनफ हैं सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में थैंक यू तो लिख दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।